नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सियादत जोशी और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन। हम लोग आ गए हैं फिर से आगे कंटिन्यू करने आज का हमारा रिवीजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गाइज, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम लोग पूरा बाहुबली परिवार एक नया बैच लॉन्च कर रहा है जिसमें आरटीपी, पीवाईक्यू और एमटीपी हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम 21st of October till 28th of November. This batch is specially curated to cover all the important resources, study material from ICAI material. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच है मेरे मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से, बिकॉज आप चाहे लक्ष्य बैच से हो या मिशन सक्सेस बैच से हो, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ पढ़ा है और रिवाइज किया है। अभी तक आपने लिख कर नहीं देखा है और अभी तक आपको पता नहीं है कि एग्जाम सिचुएशंस में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। और ये बैच आपको आपका आईना दिखाएगी। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक हम लोग जितनी चाहे गलतियां कर लेंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, because उसके बाद का वक्त सिर्फ और सिर्फ फेयर प्ले का है। इसके लिए क्लास के सारे टीचर्स और अपने टाइमिंग के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेरी क्लास स्टार्ट होगी 21, मेरा हमेशा क्लास रहेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 12:15 PM 1 आवर। और मैं पीवाईक्यूज देने वाला हूँ, 5 पीवाईक्यूज में लेने वाला हूँ, जुलाई, जैन, दिसंबर, नवंबर, मई। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। और इफ अगर आप प्लस नहीं लिया है अभी तक आपने, तो प्लीज सी आदर शटल कोड यूज करके प्लस लीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सियादत जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड have a fabulous and wonderful group on God. That's the reason I've been teaching CanVC for so many years now. I've uploaded nearly 700 plus videos on various different YouTube channels. Learning. Guys, Telegram channel भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है। Also you can go for plus. Plus के बेनिफिट्स है लाइव क्लासेस, वीकली स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड। अगर आप आए तो टेस्ट नहीं। प्लस में आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं 3 मंथ, 12 मंथ एंड 20। सारे ऑप्शंस भी आइकॉनिक में आपके पास ऑप्शंस आता है 6 मंथ और। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग पार्टनरशिप में कहाँ तक चले गए थे। हम यूनिट 2 हमारा लास्ट स्टार्ट हो गया था। मैं जानबूझकर छोटे छोटे वीडियोस रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर टीचर ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑफलाइन में कितना ही बच्चे पढ़ पाते हैं मुझे पता है। इसलिए मैंने जानबूझकर छोटे छोटे एक वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें ना आए। हम लोग आ चुके थे रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में, और मैंने आप लोगों को बता दिया था अबाउट सेक्शन नंबर 9 दैट हर पार्टनर को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना होगा, ट्रू अकाउंट्स देना पड़ेगा अबाउट द सिचुएशन। फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 10 कि भाई अगर किसी पार्टनर की वजह से अगर फॉर्म को लॉस होता है तो पार्टनर इज लायबल टू इंडेमनिफाई द फॉर्म द लॉस कॉस्ट। और बाकी पार्टनर्स के पास राइट है टू पुट द होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्रॉड ऑन दैट फ्रॉडलेंट पार्टनर। फिर मैंने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। सेक्शन 11 कहता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विल बी अपॉन देयर एग्रीमेंट। अगर आप एग्रीमेंट को चेंज करना चाहते हो तो आपको यूनानिमस कंसेंट से आप ये चेंज कर सकते हो। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि जब तक मैं पार्टनरशिप में हूं तब तक आप कहीं और अलाउड नहीं करेंगे मुझे पार्टनरशिप करने या कोई भी बिजनेस, तो इट विल नॉट बी अगेंस्ट द सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज उसमें वहां पर एक्सेप्शन। फिर हाउ विल वी कंडक्ट द बिजनेस, तो मैंने आपको सेक्शन 12 पूरा का पूरा पढ़ाया दैट एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट, एवरी पार्टनर शुड अटेंड टू हिज वर्क डिलीजेंटली। और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ऑर्डिनरी अगर मैटर्स है तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा मैटर है, फॉर एग्जाम्पल चेंज द नेचर ऑफ फॉर्म, ऐसे केस में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आपको लगेंगे। एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द बुक्स। और फिर बात करते हैं डेथ के। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, उनके लीगल हेयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग भी बुक्स को देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 जो हम करने वाले थे लेकिन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था। अभी मैं आप वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये 12 हमारा पूरा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 13। नाउ सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो भाई, आप अपने लिए काम कर रहे हो, right? मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो आप मुझसे, आप अपने के लिए काम करने के लिए भी रेम्युनरेशन एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आपको चाहिए तो एग्रीमेंट में डाल के रखिए, लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन और सैलरी फॉर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्म। क्योंकि आप वो लोगों के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। जो भी प्रॉफिट आएगा आप खुद कमाओगे, फिर सैलरी की क्या बात होती है। All partners are entitled to share equally the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained in the firm. अगर आपने अलग से कुछ पीएसआर एलएसआर लिखकर नहीं रखा है तो आपका पीएसआर इज इक्वल टू एलएसआर इज टू 1:1:1 रहेगा। मतलब कि एवरी पार्टनर विल बी इक्वली लायबल फॉर ऑल द प्रॉफिट्स एज वेल एज। अगर पार्टनर, where the partner is entitled to interest on the capital subscribed by him
सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर आपको कंपनी में प्रॉफिट होता है तो ही आप इंटरेस्ट कैपिटल देंगे, अदरवाइज आप इंटरेस्ट कैपिटल नहीं पे करेंगे। A partner making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, then he is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. Say for example कैपिटल के अलावा भी पार्टनर से एक फर्म ने कुछ पैसे ले रखे हैं, कुछ लोन कुछ एडवांसेस ले रखे हैं, तो पार्टनर विल बी एलिजिबल टू क्लेम 6% per annum interest on such advance amount given to the firm. The firm shall indemnify partner in respect of payments made and liabilities incurred. अब say for example अगर एक पार्टनर है जिसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में फर्म के लिए कुछ एक्सपेंस किया है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज करने गया था, फर्म के अकाउंट में पैसा कम था तो पार्टनर ने, तो क्या वो पार्टनर फर्म से वो पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस। फर्म विल हैव टू इंडेमनिफाई द पार्टनर फॉर द पेमेंट मेड इन ऑर्डिनरी ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा एक बात बताइए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म के गुड्स जल रहे थे, पार्टनर ने अपने जेब से पैसा डालकर वो गुड्स को बचाया, उसमें उसको कुछ एक्सपेंस हुआ, क्या ये एक्सपेंस वो क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस, because a man of ordinary prudence in such similar condition would have in similar circumstances would have done the same, इसीलिए that part also can be by the partner from the firm. At the same time what will happen, अगर पार्टनर की गलती या विलफुल निगलेक्ट या कंडक्ट ऑफ बिजनेस की वजह से अगर फर्म को नुकसान हो जाए, सर अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर इन लॉस कॉस्टेड बाय हिज विलफुल निगलेक्ट और इन द कंडक्ट ऑफ। आइए हर एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन प्रॉफिट, दस पार्टनर वैसे जनरली स्पीकिंग ही विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम रेम्युनरेशन, लेकिन अगर आप बाकी पार्टनर्स को रेम्युनरेशन पे कर रहे हो तो आपको हर एक पार्टनर को पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स कस्टमरी टू पे रेम्युनरेशन इन दैट केस। फिर आता है राइट ऑफ पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट। हर पार्टनर के पास राइट है इक्वली टू शेयर द, ऑफ कोर्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो ये सारे जो मैं रूल्स बता रहा हूँ सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो फॉलो होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ये सारे रूल्स आप 13 नंबर के 12 नंबर के फॉलो करेंगे। तो अभी सेक्शन 13 नंबर में जो सारे रूल्स है ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे। तो आपका पीएसआर विल बी इक्वल टू एलएसआर विच इज इक्वल, यानी 1:1:1। एंड आपको एक और बता दूं, there is no connection between the proportion in which the partner shall receive profit and the proportion in which they have contributed towards the capital. For example, A ने contribute किया 10 लाख, B ने 5 लाख और C ने 2.5 लाख, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 75% मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 66.66% प्रॉफिट एक को दोगे और ऐसे आप परसेंटेज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज सर प्रॉफिट विल बी इक्वल, यानी कि 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा 33.33%। ऐसे नहीं है कि इसने ज्यादा प्रपोर्शन में देंगे 10, 5 और 2.5, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको 10, 5 और 2.5 में नहीं बांट सकते। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? 1 लाख का प्रॉफिट है तो आप उसको डिवाइड बाय 17.5 करके 10, 5 और 2.5 में नहीं बांट सकते। तो फिर इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई एज पर एग्रीमेंट अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना होगा कब? जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या ट्रेड कस्टम हो या स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो, और ये कहां से देंगे? ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द। फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ओवर एंड अबाउट द कैपिटल। ओवर एंड अबाउट कैपिटल अगर आपने कुछ एडवांसेस ले रखे अपने पार्टनर से तो ही कैन क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6 पर एनम। व्हाट अबाउट द राइट टू बी इंडेमनिफाइड? नाउ एवरी पार्टनर इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई काम कर रहा है या इमरजेंसी को लॉस से बचा। अगर पार्टनर से विलफुल निग्लेक्ट हो गया इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म तो वो उसकी ड्यूटी रहेगी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर द सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, हर एक प्रॉपर्टी जो पार्टनर की है इंक्लूडिंग द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल प्रॉपर्टी। आप इसको अलग अलग नाम से आप बुला सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कॉमन स्टॉक बोलिए, कॉमन प्रॉपर्टी बोलिए, म्यूचुअल स्टॉक बोलिए, म्यूचुअल प्रॉपर्टी बोलिए, आपको जो बोलना है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बट एवरी पार्टनर विल हैव इक्वल राइट ऑन द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट थिंग इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। So unless a contrary intention appears, the properties, rights, interest in the property, everything belongs to the firm and is deemed to have acquired by the. Now, the expression property also refers to partnership property, partnership asset, joint stock company, common stock, joint estate. ये सारी चीजों का मतलब होता है all the property, rights, interest in which the firm, that is all partners collectively, are entitled. Now, the property which is deemed to be belonging to the firm in the absence of agreement between the partners showing contrary intention is comprised of following. पहला, all the properties, rights, interests which the partners may have brought into the common stock, all the property, rights and interests that has been acquired or purchased by the firm
or for the purpose of course of business of the firm and the goodwill of. तो जो पार्टनर्स प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, जो पार्टनर्स ने प्रॉपर्टी खरीदी है और गुडविल, ये तीनों चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आती है। नाउ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं, वेदर एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है अपॉन द रियल इंटेंशन और द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। Thus, the mere fact that the property of a partner is being used for official purpose does not make his personal property a proprietary property. क्यों? क्योंकि सर कैसा है, मैं अपना पर्सनल मोबाइल बिजनेस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, दैट डज नॉट मीन मेरा पर्सनल मोबाइल बिजनेस, अनलेस मैंने वो बिजनेस के अकाउंट से बिजनेस के परचेज किया। So partners may by agreement at any time convert their personal property into partnership property, and the effect will be that every partner in the firm will have a right upon that property. Then goodwill. गुडविल को एक्चुअली डिफाइन नहीं किया गया है, बट गुडविल का कंसेप्ट बड़ा इजी है समझने के लिए। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, व्हाट यू कैन, द प्रॉफिट दैट यू कैन अर्न ओवर एंड अबाउट द जनरल प्रॉफिट दैट इज अर्न बाय कॉमन पीपल, that is your goodwill. Because of your name you are earning that profit. This goodwill is also a property of the firm and can be sold by the firm if need be, and every partner will have a right to money. Now property of the partner, and देखो भाई, until unless the property belongs to the firm, a partnership firm does not have any right to use the partner's property. If the property is exclusively belonging to the person, it does not become the property of the firm merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become property of the partnership if there is an agreement. Now, where should a property of the firm be applied? 100% property of the firm shall be 100% applied by the partners exclusively for the purpose of business of the firm. यानी कि आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को पर्सनल रीजन से पर्सनल यूज के लिए आप यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट रिस्पेक्ट। What will happen if the partners try to earn personal profit? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेक्शन में, बोला है subject to the contract between the partners, if a partner derive any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. Say for example, आप कंपनी के नाम पे काम कर रहे हो लेकिन आप कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी रहेगी कि जो भी आपने पैसा कमाया या कंपनी को आप अकाउंट फॉर करके, if a partner carries on any business of the same nature competing that of the firm, again he shall account for the same and all the profit that he. Now, where a partner derives any profit for himself from any transaction of the or from any use of the property or business of the firm, the use of firm name, he must account for that, pay that to the firm. For example, चार लोग ABCD established a partnership of refining. A, who himself was a wholesale grocer, was entrusted with the work of selection and purchase of sugar. Wholesale grocer, A was well aware of the variation in the sugar market and had a suitable sense of propriety as regard the purchase of sugar. He had already in stock sugar purchased at a low price, which he then sold to the firm when it was in need of some, without informing the partners that the sugar sold had belonged. It was held that A was bound to account for the same as he has made a separate profit and hence he must account for the firm. यानी कि आप एक ग्रोसर हो, आप एक बहुत बड़े ग्रोसर हो, होलसेल ग्रोसर हो, आपको पता है कि शुगर के भाव कब कम होते हैं, कब ज्यादा होते हैं। अब आपको पता है, आपको हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया और मैंने आपको शुगर परचेज का इंचार्ज बना दिया, ये सोच के कि आपका एक्सपीरियंस, आपने अपने एक्सपीरियंस को गलत इस्तेमाल किया। आपने देखा कि यार फॉर्म को शुगर लगने वाला है और मार्केट में रेट बढ़ने वाले हैं, तो आपने क्या किया, फॉर्म में पहले से शुगर लेने के बजाय आपने पर्सनली पहले से शुगर ले ली और खुद से फिर फॉर्म को बेच दी। आपने 100 रुपए में लिया, फॉर्म को 150 में दिया। आपने क्या करना चाहिए था, आइडियली आपने ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए था। आपने फॉर्म में शुगर 100 रुपए से लानी चाहिए थी ताकि फॉर्म का प्रॉफिट हो, लेकिन आपने अपने नॉलेज का मिसयूज किया और पर्सनल प्रॉफिट कमाने के चक्कर में फॉर्म को नुकसान पहुंचा दिया। यू शुड अकाउंट फॉर द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न। Now, where a partner carries on the competing business, must account for and pay the firm all the profit that has been made in that business. For example, A, B और C, ये इन चार लोगों ने ABCD ने स्टार्ट किया बिजनेस इंपोर्टिंग सॉल्ट। A stuck a certain transaction in salt on his own account.
अब आपने इन्हें क्या किया, ऑन योर ओन अकाउंट आपने एक ट्रांजैक्शन कर लिया विच वॉज फाउंड टू बी ऑफ द सेम दैट ऑफ द पार्टनरशिप। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट बिजनेस टू द पार्टनरशिप, आपने उसको खुद से पर्सनल लेवल पे किया ताकि आप पूरा पैसा अकेले कमा सको, क्योंकि पार्टनरशिप में कमाते तो चारों पार्टनर्स को इक्वल चला जाता। कमाने के इस जिद के चक्कर में आपने धोखा कर दिया पार्टनरशिप के साथ। यहाँ पर जो भी पैसा आपने कमाया, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर द सेम द पार्टनरशिप। व्हाई? बिकॉज यार पार्टनरशिप है, सबको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज क्या आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द अब इससे पहले कि मैं पढ़ाऊँ, पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय चेंज इन द चेंज इन द फर्म। कब कब हो सकता है? सिर्फ एग्जांपल, नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है। जाने के लिए कई रास्ते हैं, डेथ है, रिटायरमेंट है ना, या आप चाहे तो उसको मतलब निकाल के भी फेंक सकते हैं, वो भी है। Then, where a partnership is concerned carries on the business other than the business for which it was formed, or when the partnership is business is carried on even after the expiry of fixed term. In सारे cases में मैं कहूँगा that there is a change in the constitution. According to section 17, subject to the contract, after the change in the firm, where the change occurs in the constitution, mutual rights and duties of the partners of the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फॉर्म, अगर आप फिर से मतलब फिक्स टर्म के लिए आपने कोई फॉर्म ओपन की थी, फिक्स टर्म कंप्लीट होने के बाद भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपके सारे राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी, एडिशनल अंडरटेकिंग आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए आपने काम चालू किया था, लेकिन अब आपने एडिशनल अंडरटेकिंग किया, फॉर दैट एडिशनल अंडरटेकिंग एडवांटेज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विल बेसिकली देयर विल नॉट बी एनी, ऑल द केसेस देयर। फिर बात करते हैं सेक्शन 18 की, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। ये म्यूचुअल एजेंसी की बात करता है, ये कहता है दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी पार्टनर जो भी काम करता है फर्म के लिए, वो ऐसा मानेंगे कि फर्म के एजेंट बन के काम करे। और सिर्फ फर्म का ही नहीं, हमने तो ये पहले भी देखा है कि एवरी पार्टनर एक्ट्स लाइक और अदर पार्टनर्स है, इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी के बाद में मैंने आपको एक और बात बताया था, that the rule that a partner is the agent of the firm for the purpose of business of the firm cannot be applied to all transactions and dealings between the partners themselves. It is applicable only to the act done by the partner for the purpose of business of the, अगर आप फॉर्म के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, देन यू विल बी एक्टिंग लाइक एन एजेंट। अगर आप फॉर्म के नाम से खुद के लिए काम कर रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी एक्टिंग लाइक implied authority of partner as an agent. Section 22 बोलता है that the act of the partner which is done to carry on the business of the kind in usual way carried on by the firm bind the, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉन्ड्री बिजनेस ओपन किया, अगर मैं सर्फ खरीद रहा हूँ, डिटर्जेंट खरीद रहा हूँ, मशीन खरीद रहा हूँ, कपड़े ले रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा हूँ, सो हेंस ऑल माई एक्टिविटीज बाइंड्स द फर्म। लेकिन अगर मैंने कोई आउट ऑफ द ब्लू काम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी बेचना चालू कर दिया, अब टीवी बेचने का लॉन्ड्री बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, सो फॉर दैट द फर्म विल नॉट बी बाउंड बिकॉज इट इज नॉट अ यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस दैट आई एम डूइंग। द ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कन्फर्ड इन दिस सेक्शन नंबर 19, और उसको कहा जाता है इम्प्लाई। So, in the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of partner does not empower him to do the following. पहला, इसको important है ये mark कर देना. Submit a dispute relating to business of the firm to arbitration. You cannot submit a dispute to arbitration. Arbitration में क्या होता है? आप both the parties to the case except that they will arbitrarily solve the case. मतलब मिल बैठ के बात करके solve करेंगे बिना कोर्ट कचहरी करे. So you cannot submit your dispute, which can be gone to court, to arbitration without asking other partners. You cannot open a bank account on behalf of firm in your own name without asking other partners. You cannot compromise or relinquish any claim or portion of the claim of the firm without asking other partners. You cannot withdraw a suit or proceeding filed on behalf of firm without asking any other partners. You cannot admit any liability in a suit or proceeding against the firm without asking any partner. You cannot acquire immovable property on behalf of firm without asking any other partners. You cannot transfer immovable property belonging to the firm, and you cannot enter into partnership of a firm without asking. अगर आपको ये सारे में से कोई भी एक्टिविटी करना है, तो आपके पास एक्सप्रेस परमिशन होना जरूरी।
मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कर नहीं सकते, मैं कह रहा हूं बिना पूछे नहीं कर सकते, आपको इनसे पावर लेनी पड़ेगी और फिर आप ये कर। देन मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फॉर्म। कोई भी बंदा जब काम करता है, अगर वो फॉर्म के नाम पे काम कर रहा है या फॉर्म के बिहाफ में काम कर रहा है, तो और वो फॉर्म के यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, तो हिज एक्ट विल बाइंड द फॉर्म। ओके। तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी जिसके लिए आपको अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉट एवर इज नॉट देयर इन इम्प्लाइड ऑथोरिटी उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। Each partner is agent of every other in the matter connected with the partnership, and his acts will bind the. Okay. फिर बात करते हैं how you should do your business so that you can bind the firm. Whatever you do must relate to the usual business of the firm. Okay. जो नॉर्मल यूजुअल बिजनेस फर्म का उससे रिलेटेड होना चाहिए, और जो काम आपने किया है वो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है। यूजुअल मतलब यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म मतलब द एक्ट डन बाय द पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, एंड नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब यूजुअली जो बिजनेस कैरी ऑन होता है इस पर्टिकुलर टाइप में, वही ये काम होना चाहिए। तो आपके अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए और बिजनेस के अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, तब और बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप एक्सप्रेस करो कि बिजनेस के लिए ही आप कर रहे हो, खुद के लिए नहीं, फर्म के लिए कर रहे हो। ये तीनों चीजें जब सेटिस्फाई होगी तब मैं मानूंगा दैट योर ट्रांजैक्शन विल बाइंड द फर्म। Thus, a partner has implied authority to bind the firm for all his acts, subject to following three conditions जो मैंने आपको बताया: नॉर्मल यूजेज, ऑर्डिनरी कोर्स और फर्म नेम। ये तीन चीजें आपको याद रखनी। You must remember that implied authority of partner may differ in different kinds of business. For example, अगर मैं लॉयर्स की बात करूं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को राइट करना, एंडोस करना, ड्रॉ करना, ये उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। लेकिन अगर मैं एक बैंक की बात करूं तो ये उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इन केस ऑफ फॉर्म ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी में नहीं आएगा, लेकिन इन केस ऑफ बैंक ये इम्प्लाइड ऑथोरिटी में आ सकता है। तो व्हाट विल बी देयर इन इम्प्लाइड ऑथोरिटी एंड व्हाट विल नॉट बी देयर इन इम्प्लाइड ऑथोरिटी विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड the partnership deed. If the partnership is of general commercial nature, then you may pledge or sell the partnership property. You may buy goods on account of partnership. You may borrow money, contract debt, or pay debt on account of partnership. You may draw, make, sign, endorse, or transfer, ठीक है, और या डिस्काउंटिंग, promissory note, bill of exchange, check, etc. एंड यू कैन इवन डिस्काउंट देम फॉर द फर्म। तो ये सारी चीजें आपकी इम्प्लाइड ऑथोरिटी। Now let's talk about whether we can extend or restrict the implied authority. Then again the answer is yes. According to section 20, the partner in the firm may contract between the other partners to extend or restrict them. Unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe him to be partner. Not अभी देखो ये क्या है, extend or restriction on implied authority. Notwithstanding any such restrictions, any act done by the partner on behalf of the firm which falls within his implied authority, which is done in usual course of business or which is in normal conduct of business, and which is basically in the firm name, तो आप बोलेंगे उसके इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अंदर आता है, भले ही उसको आपने रेस्ट्रिक्ट किया हो। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन का कोई मायने नहीं है unless the person with whom he is dealing knows of such restriction or does not know or believe him to be partner. For example, A, B और C. अब नाउ रॉ मटेरियल परचेज करना इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अंदर आ जाता है, लेकिन आपने मिस्टर बी को मना किया है कि आप रॉ मटेरियल ऑर्डर नहीं कर सकते, और ये आपके सप्लायर को पता है। तो आप मिस्टर बी ने सप्लायर के पास रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया, क्या सप्लायर ने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि बी के इम्प्लाइड ऑथोरिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला गया हुआ अंडर सेक्शन, तो भी आपने सप्लाई कर दिया। इन दिस केस यू विल बी पर्सनली लायबल एंड द फर्म विल नॉट। ठीक है। या से फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने लोन लिया बैंक से, बैंक ने लोन दे दिया, बाद में पता चला बैंक ये लोन नहीं चुका पा रहा था, तो बैंक ने इंक्वायरी की तो पता चला मिस्टर बी इज अ पार्टनर इन एक्सबीसी एंड एसोसिएट्स। क्या बैंक एक्सबीसी एंड एसोसिएट से लोन ले सकते हैं? सॉरी, बैंक रिकवर कर सकती है लोन, जबकि बी की अथॉरिटी में नहीं है, बी को स्ट्रिक्टली मना किया गया लोन लेने से। हाँ, बैंक विल नॉट बी एबल टू रिकवर बिकॉज मिस्टर बी, उसको पता ही नहीं था बैंक को वॉज अ पार्टनर इन द फर्म। अब उसको पर्सनल कैपेसिटी पे लोन दिया, आपकी उसके पर्सनल कैपेसिटी आप रिकवर करो। So implied authority can be extended or restricted, but of course it will be effective only if the third party knows about such restrictions or third party is unaware that he or she is dealing with a partner.
then you can see the questions. फिर आते हैं पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी. सेक्शन 21 बोलता है दैट पार्टनर को अनलिमिटेड पावर दे देंगे टू प्रोटेक्ट द फर्म फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी. हम एज्यूम करेंगे दैट पार्टनर विल एक्ट इन सच अ वे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विल एक्ट. All his actions will bind the. Now what happens about what are the effects of admissions by a partner? सेक्शन 23 कहता है कि जब भी कोई पार्टनर कुछ एडमिट करता है पूरा फर्म उसे एडमिट कर रहा है. मतलब कि एक पार्टनर ने भी एडमिट कर लिया तो पूरा फर्म ही इसे एडमिट कर रहा है एंड एंटायर फर्म विल बी लायबल. फॉर एग्जांपल इसका एक बता देता हूं मैं. एक एग्जांपल है एक्स वाई का. एक्स और वाई एक पार्टनरशिप फर्म है, स्पेयर पार्ट में डील करते हैं. जेड आता है स्पेयर पार्ट खरीदने. एक्स उस वक्त मौजूद नहीं था, वाई उस वक्त मौजूद नहीं था. एक्स ने कह दिया मिस्टर जेड को कि ये पर्टिकुलर पार्ट ले जाओ, ये आपकी गाड़ी में लग जाएगा. जेड ने कहा यू श्योर? एक्स ने कहा अरे पक्का लगेगा, डोंट वरी. एक्स वो जेड वो लेकर चला गया, उसकी गाड़ी में लगाया, लेकिन गाड़ी को उससे और नुकसान हो. वाई इस वक्त फॉर्म में नहीं था, मतलब फॉर्म में वो घर गया था खाना खाने. तो क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए वाई भी रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज यस. एडमिट किया था एक पार्टनर ने, लेकिन लायबल होता है दोनों पार्टनर बिकॉज इट इज अ पार्टनरशिप. एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स. तो एडमिशंस बाय द पार्टनर के इफेक्ट क्या है कि एंटायर फर्म इज लायबल टू द थर्ड. व्हाट विल हैपन ऑफ टू द इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग. सर ये इफेक्ट ऑफ नोटिस समझने के लिए आपको एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है ना. से फॉर एग्जांपल मिस्टर पी इज अ प्रिंसिपल एंड मिस्टर ए इज एन एजेंट. मिस्टर पी की प्रॉपर्टी ए बेच रहा है, तो ए विल कॉन्टैक्ट बी अ थर्ड पार्टी टू परचेज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पी. अब बी ने अगर ए को कुछ कहा तो बी एज्यूम कर सकता है कि बी ने डायरेक्टली पी को ही कह दिया है, मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन देम, ये आप अज्यूम कर. और अगर ए ने कुछ बी को कहा है तो बी एज्यूम कर सकता है कि ये पी ने ही डायरेक्टली से. तो एवरीथिंग सेड टू और बाय द पार्टनर इज एज गुड एज थिंग सेड टू और बाय द प्रिंसिपल. सेम थिंग अप्लाइज इन पार्टनरशिप फॉर्म. अगर आप पार्टनर को कुछ भी कहते हो, ठीक है, या पार्टनर आपको कुछ भी कहता है, तो आप अज्यूम कर सकते हो, थर्ड पार्टी जो होती है वो अज्यूम कर सकती है कि ये पार्टनरशिप फर्म ही कह रही है या पार्टनरशिप फर्म को ही आप. इन बोथ द केसेस पार्टनर को बोल दिया बोले तो पार्टनरशिप फर्म को बोल दिया, सारे लोगों को. ठीक है. तो नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली acts in the business of the firm with respect to matters relating to affairs operate as a notice to the firm. बट इतना याद रखना, नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव. Notice must be received in working by the working partner, not the sleeping one, and notice must relate with business firm's business. तो ये नोटिस को आप वैलिड नोटिस. करेक्ट. There are certain examples. Then let's talk about important sections. Liability towards third. The question of liability of partners towards third parties may be considered under different. पहला, liability of a partner for the acts of the firm. Every partner is liable jointly and severally for all the acts done by the firm while he is a partner. तो पार्टनरशिप में जॉइंट एंड सेवरल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, तो ये आपको पता है. In order to bring in a case under section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of which the liability is brought to be enforced against the party must have been done while he was a partner. फिर liability of the firm for wrongful act of the partner. Where any wrongful act or omission of a partner is done in the ordinary course of business or of the firm with the authority of the partner, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as that of a partner. मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल इसके लिए, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, विद इन ऑथोरिटी काम कर रहा है, तो उसके एक्शन से एंटायर फर्म विल बी लायबल. अब अगर वो रॉन्गफुल एक्ट कर दे तो एंटायर फर्म विल. All the partners in a firm are liable to the third parties for the loss or injury caused to him by the negligent act of a partner acting in the ordinary course of business. मैं आपको एग्जांपल बताया था कि दो पार्टनर थे कोल माइन में, उनको शाफ्ट क्रिएट करने का काम मिला था, फेंस क्रिएट करने का काम मिला था. एक पार्टनर ने गलती से फेंसिंग अच्छे से नहीं करी और एक शाफ्ट के अंदर एक माइन का वर्कर गिर के मर गया, तो इंजरी हो गई.
In this case, it was held that the entire firm will be liable because उसको responsibility दी थी shaft का fencing. You cannot say that my partner did the mistake. Entire firm is liable in such. Other partner will. Then liability of firm for misapplication. Now section 27 is a twofold section. Pehla, where partner acting in his apparent authority receives money or property from third party and misapplies it. Or dusra, a firm in the ordinary course of business receives all property from third party, and when the money or property is misapplied by the partner while it is in the custody of the firm is also liable to the law. 27A और 27B में डिफरेंस ये है कि भाई 27A में थर्ड पार्टी से पार्टनर को पैसा मिलता है और मिस एप्लीकेशन होता है. बी में थर्ड पार्टी से फर्म को पैसा मिलता है और उसके बाद पार्टनर को मिलता है और उसके बाद मिस. In both the cases, answer remains the same. Entire firm will okay. The firm would be liable in both the cases. Huge example. Then section number 29. Rights of transfer of partners. A transfer by a partner of his interest in the firm. It may be either absolute or by mortgage or by creation of any charge. Does not entitle the transferee during the continuation of the firm to interfere in the conduct of business, require accounts, or to inspect the books of, but entitles the transferee only to receive of profit. The transferee shall accept the amount of the profit agreed upon by. अगर firm dissolve हो रही है, or if the transferring partner ceases to be a partner, then the transfer is entitled as against the remaining partner to receive the share of the asset from the firm which the transferring partner is entitled, and for the purpose of ascertaining that share, the accounts as to the date of dissolve. तो भाई अगर एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी और को पास ऑन कर दिया है, तो यूजुअली अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो जो ट्रांसफर ही रहेगा उसको ही विल नॉट गेट अ राइट टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. He will not be able to require the accounts and he will not be allowed to inspect the books of accounts. उसको सिर्फ एक अलाउड रहेगा कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट लेते रहे और आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि बराबर कैलकुलेट किया या नहीं किया. लेकिन अगर डिसोल्यूशन पे बात आ जाती है या वो जो पार्टनर ने आपको ट्रांसफर किया वो रिटायर होने वाला है, उस केस में यू हैव अ राइट टू रिसीव द असेट ऑफ द फर्म जो वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलनी चाहिए थी. और फॉर कैलकुलेटिंग द असेट ऑफ द फर्म आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिसॉल्व. ये डिफरेंस है दोनों ही केस. फिर हम चलते हैं माइनर नॉट टू बी एडमिटेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने आपको इसके बारे में बताया. टेक्निकली स्पीकिंग, अ माइनर इज नॉट competent to enter into contract, and as he is not competent to enter into contract, he is not allowed to be added as a partner in the firm. But as per section 24, है ना, मैंने आपको बताया था, as per section 30 of Partnership Act, a minor may be admitted only for the profit of the partnership, only for the benefit in the partnership, and such minor has a right to share the profit or property or profit of the firm as may be agreed upon, and he may even have access to or inspect the copy of books of accounts. Such minor's share is only liable for the act of the firm, but minor will never be personally liable for the minor may not sue the partners for an account of payment of his share except if he is severing his connection with the firm, provided that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice of other partners may elect in such suit to dissolve the firm, and thereupon the court will proceed with the suit for at any time within 6 months of his attaining majority or obtaining the knowledge that he had been admitted to the benefit of the partnership, whichever is later. Such person may give public notice that he has elected to become a partner or he has not elected not to become a partner, and such notice shall determine the position with the minor, provided that if the notice shall be considered as a partner after expiration. Where any person has been admitted as a minor to the benefit of the firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until after the expiry of 6 months will entirely lie upon the person ascertaining the facts. Now, where such person becomes a partner, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he became partner, but he also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefit partnership. And
his share in the property shall be the share in which he was entitled as a minor. अगर वो पर्सन डिसाइड करता है नॉट टू बी अ मेंबर, देन हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज विल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ द माइनर and he until the date he gives public notice, and then he will not be liable for any act of the firm after the date of notice, and he's entitled to of. So basically minor has a right to his agreed share of profit. He can have access to or inspect books of account. He can sue the partners for account on payment and when he's severing his connection. On attaining majority within 6 months, or after knowing that he has been added as a partner, he should elect whether to become a partner or not. If he elects to become a partner, he is entitled to share. And if he does not elect to become a partner, then he's not, his share is not liable for any act of the firm after the date of. बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी उसकी लाइबिलिटी क्या थी? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी. पर्सनल लाइबिलिटी जीरो थी और उसको इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता. लेकिन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी विद इन 6 मंथ उसको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और लीव. वेर ही इलेक्ट्स टू लीव एंड गिव्स अ पब्लिक नोटिस, उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी जीरो और वो अपने पैसे लेकर जा सकता है. बट वेर ही इलेक्ट्स टू कंटिन्यू, if he elects to become a partner, then if a minor elects to become a partner, he becomes personally liable to the third party for all the acts of the firm done was admitted to the benefit of. सबसे लेके अभी तक के लिए वो सबके लिए पर्सनली लाइबल. शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द profits of the firm remains the same. When he elects not to become a partner, when he elects not to become a partner, his rights and liabilities continue to be those of the minor. His share is not liable after public notice, and he is entitled to sue the partners for share of property, and he may then go out of the firm by taking with. So these are everything with respect to. Now next part, that is legal consequences of partner coming in and going out, we can see the next video. I think ये वीडियो के लिए इतना काफी है ना. आज का वीडियो कल से ज्यादा हो गया है. तो अगर आप लोगों ने प्लस लिया नहीं तो प्लस ले लो. लाइव क्लासेस देख लीजिए, स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड पर्सनली. आप फ्री डाउनलोड फ्री अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गो फॉर प्लस 3 6 12 24 मंथ ऑप्शन से आदर्श यूज करने से 24 प्लस और आइकॉनिक का कॉम्बो भी अवेलेबल है, इसको भी चेकआउट कर लेना है. डू फॉलो मी, लाइक वेरी मच.